was the moment Nepal reached breaking point. Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power and new politicians who are well educated to move the country forward. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। ना सिर्फ नेपाल को बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है जनरेशन जी की प्रोटेस्ट की। जनरेशन जी की वो प्रोटेस्ट जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। कौन है आखिरकार ये जनरेशन जी? कौन क़यादत कर रहे हैं इस जनरेशन जी की? इस रिवॉल्यूशन को क्यों फेसलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है? इसको क्यों लीडरलेस रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है? और सबसे चौंका देने वाली बात, हजारों नेपाली सोल्जर्स रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए क्यों जाते हैं? चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में मुकम्मल हकीकत को। इमेजिन करें एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे बेरोजगारी से नौजवान तंग आकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। जी हाँ, ये कहानी है 15,000 नेपाली सोल्जर्स की जो बेरोजगारी से तंग आकर रशिया और यूक्रेन वॉर में कूद पड़ते हैं। ये 15,000 सिपाही रशियन सोल्जर्स बन जाते हैं। इनका कंसेप्ट था कि वहाँ पे हमें 3 लाख की सैलरी मिलेगी और हमें कुछ टाइम बाद रशियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके कंट्रास्ट में थी। हकीकत कुछ यूँ थी कि वहाँ पे रशिया वाले उनको फ्रंट लाइन में सोल्जर्स के साथ लड़ने भेजते थे और वहाँ पे उनको बजाय सिटीजनशिप और बजाय 3 लाख सैलरी के सिर्फ और सिर्फ मेंटल ट्रामा, फिजिकल ट्रामा और हलाकतें मिलती थी। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इन 15,000 लोगों की नहीं है, बल्कि ये कहानी पूरी नेपाल की कहानी है, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेपोटिज्म और करप्शन की वजह से जिनजी तंग आकर एक इनकलाब बर्पा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जिनजी कौन लोग हैं। जिनजी यानी जनरेशन जेड जो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो इंटरनेट के दौर में पले बड़े हैं। ये वो लोग हैं जो स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से वाकिफ़ लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि करप्शन क्या होता है। ये वो लोग हैं जो अपनी हुकूक को जानते हैं, ये मसावात को जानते हैं, ये जस्टिस को जानते हैं। ये वो लोग हैं जो इन चीज़ों पे खामोश नहीं होते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में भी प्रोटेस्ट किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हांगकांग में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल की थी। जी हाँ, यही कहानी सेम जिस तरह हांगकांग और अमेरिका में थी, सेम नेपाल में भी रिपीट हो रही है। जनरेशन जी के लोग समझते हैं कि पहले जनरेशन ने खामोशी से उनके मुस्तकबिल को ख़राब किया है। जनरेशन जी वो लोग हैं जो न सिर्फ सड़कों पे बैठ के इनकलाब लाते हैं, बल्कि ये हैशटैग का इस्तेमाल करके इनकलाब लाना चाहते हैं। हाँ, ये नेपो किड्स और स्टॉप करप्शन जैसे हैशटैग इस्तेमाल करके एक दूसरे को मुनज़्ज़म करके नेपाल में इनकलाब ला रहे हैं। जनरेशन जी वो लोग हैं जो कहते हैं कि नो मोर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नो मोर करप्शन। लेकिन इन जनरेशन जी को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि दुनिया के 32% आबादी जनरेशन जी पर मुश्तमिल है। नेपाल की 40% आबादी सिर्फ और सिर्फ जनरेशन जी पर मुश्तमिल है और उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। कई लोग गैर मुल्की काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहाँ पे जो हुक्मरान हैं उनके बच्चे अयाशी कर रहे हैं और बेरोजगारी से चंद नौजवान तंग आकर रशिया और यूक्रेन वॉर में भी कूद पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इस जनरेशन जी को कौन लीड कर रहा है और कौन इस बड़े इनकलाब के पीछे है? इस मरकजी सवाल का सिंपल और सीधा साधा जवाब होगा फेसलेस और लीडरलेस रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के पीछे कोई लीडर नहीं है। इस रिवॉल्यूशन के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए नौजवानों को प्रोवोक कर रही है। इस इनकलाब के पीछे नौजवानों का एक ग्रुप है जो कि सोशल मीडिया ग्रुप्स और सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए से एक मुनज़्ज़म तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इनमें से कुछ प्रोमिनेंट नाम सामने आ गए हैं, जिसमें से एक नाम है सुशीला कार्की की। सुशीला कार्की ये एक फीमेल चीफ जस्टिस है। नेपाल की पहली खातून चीफ जस्टिस थी जो कि करप्शन के लिए बहुत ज़्यादा, एंटी करप्शन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इसीलिए जिनजी ने अबूरी हुकूमत के लिए उनका नाम पोच के सामने रख दिया है।
जिंजी को समझने के बाद अब इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की असल शुरुआत तो सालों पहले होती है, लेकिन इस टाइम इस कहानी की स्टार्ट होती है सितंबर के स्टार्ट से। ये कहानी स्टार्ट होती है 4 सितंबर से। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाती है। इन ऐप्स में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जैसे ऐप्स शामिल थे। नेपाल की गवर्नमेंट ये कहते हैं कि इन ऐप्स पर हमने इसलिए बैन लगा दिया कि ये नए कानून के तहत हमारे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं है। लेकिन जनरेशन जी बिल्कुल इसके कंट्रास्ट कहती है। जनरेशन जी समझती है कि ये टूल्स हमारे लिए वॉइस ऑफ फ्रीडम का एक मेगा सोर्स है। अगर इन टूल्स को इन्होंने बैन कर दिया, इट मीन्स इन्होंने हमारी आवाज़ को बैन कर दिया। जनरेशन जी समझते हैं कि इन टूल्स पे बैन लगाना, गवर्नमेंट इसके ज़रिए से अपनी करप्शन को छुपाना चाहती है। गवर्नमेंट इसके ज़रिए से अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को छुपाना चाहती है। इसलिए इसके जस्ट 4 दिन बाद 8 सितंबर को वो काठमांडू और मज़ीद शहरों में हज़ारों लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये एहतजाज बहुत ज़्यादा पुरअमन एहतजाज था, लेकिन पुलिस की तरफ से इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की जाती है। स्टार्ट में ये लोग बहुत ज़्यादा पीसफुली एक स्लोगन के ज़रिए से इस एहतजाज को आगे बढ़ा रहे थे, और वो स्लोगन था करप्शन को बंद करें, मज़ीद करप्शन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस वाले इनको ज़बरदस्ती रोकना चाहते थे। पुलिस वाले तशद्दुद को स्टार्ट करते हैं वाटर कैनन और टीयर गैस से, और ये तशद्दुद ख़त्म होता है सीधा ओपन फायर पे, जिसके रिज़ल्ट में 19 लोग मारे जाते हैं और 400 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। इस एहतजाज के जस्ट एक दिन बाद 9 सितंबर 2025 को ये प्रोटेस्टर कर्फ्यू को मुकम्मल तोड़ देते हैं। ये प्रोटेस्टर पुलिस को क्रश करके आगे जाते हैं। ये सीधा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, सदर के घर और नेपाली कांग्रेस की तरफ, और उन सबको आग लगा देते हैं। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर को अंदाज़ा हो गया कि एहतजाज रोकने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़ा को सदर ने एक्सेप्ट कर दिया और सोशल मीडिया के बैन को चंद घंटों बाद ख़त्म कर दिया। इस एहतजाज के अगले 2 दिन 10 और 11 सितंबर पर तशद्दुद मज़ीद बढ़ गया। हलाकतों की तादाद 30 तक पहुँच गई। मुल्क भर के जेल खानों से हज़ारों कैदी भाग गए, जिनमें से 5 नाबालिग कैदियों को पुलिस वालों ने डायरेक्टली हिट कर दिया। 27 लोगों को फौज वालों ने लूट मार के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर दिया, और पार्लियामेंट जैसे अहम मकामात को फौज ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, यानी संभाल लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंट्री की कंडीशंस आर्मी ने अपने कंट्रोल में ली है। अब उनकी बात जारी है जनरेशन जी के साथ। जिनजी ने एक नाम, जिसका नाम है सुशीला कार्की, जो कि प्रीवियस चीफ जस्टिस थी नेपाल की, उनका नाम तजवीज़ किया है अबूरी हुकूमत करने के लिए। लेकिन जिनजी कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी से तंग आ चुके हैं, हम मज़ीद अपने मुल्क में करप्शन नहीं चाहते, हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते, हम इकनॉमिक क्राइसिस से तंग आ गए हैं। वो एक्चुअल में चेंज लाना चाहते हैं। वो जनरेशन जिसके बारे में लोग ये तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो इतना बड़ा इनकलाब लाएंगे, जनरेशन जी ने वो करके दिखा दिया। जनरेशन जी अब नेपाल में एक्चुअल चेंज लाना चाहती है। अब आप लोग का क्या ख्याल है कि क्या इस तरह का इनकलाब इंडिया में, पाकिस्तान में और कई और कंट्रीज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।